हेलो मित्रों, मैं सीएम मिश्रा, आपका मार्गदर्शक, आपका गाइड, आपका मित्र एक बार फिर से रुद्र आईएएस स्टडी चैनल पर आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले अपने मतलब की बात कर लेता हूँ कि बार बार मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और शायद आप लोग जैसा रिस्पांस देना चाहिए वैसा रिस्पांस दे नहीं रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक इतिहास का क्या कालक्रम रहा है हमारे भारतीय इतिहास का। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, मतलब कई बार बच्चे पढ़ तो लेते हैं कि भाई यहाँ मौर्य काल है, मौर्य काल की स्थापना इन होने की, मौर्य काल के ये सबसे शक्तिशाली शासक हुए, मौर्य काल के संस्थापक, मौर्य काल की राजधानी यहाँ थी, सुंग वंश की राजधानी यहाँ थी, सुंग वंश के सबसे शक्तिशाली शासक ये हुए। बट कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये समझ में नहीं आता कि सुंग वंश और मौर्य वंश में पहले कौन था, बाद में कौन था। तो अगर ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाए ना राजवंशों के बारे में कि किस वंश ने कब, लगभग किस समय में और किस क्षेत्र में शासन किया, तो आधी जो हिस्ट्री होती है वो हमारी ऐसे ही क्लियर हो जाती है। और इस तरह का जो सबसे बड़ा टेंशन है, इस तरह का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, वो कॉम्प्लिकेशन है एंशिएंट हिस्ट्री में। मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में तो तब भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन भारत है, उसमें थोड़ी समस्याएं ज़्यादा हैं। तो अगर हम प्राचीन भारत में इतिहास की बात करते हैं, जो कि बेसिकली मैं नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उत्तर भारतीय इतिहास की बात कर रहा हूँ, ये शुरुआत होती है वो होती है स्टोन एज से, यानी पाषाण काल या स्टोन एज कहते हैं, स्टोन एज या पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल का जो हमारा टाइम स्टार्ट करते हैं हम, ये 10 लाख वर्ष पूर्व, 10 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के और 4000 वर्ष पूर्व। स्टोन एज मतलब वो एज है जिसमें बेसिकली इंसान के द्वारा पत्थरों के औजार, पत्थरों के हथियार उपयोग में लाए जाते थे। उस एज को हम स्टोन एज के नाम से या पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा पाषाण काल है, इसे सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला हमारा जो आता है वो आता है पैलियोलिथिक पीरियड, यानी पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बाद फिर दूसरा आता है मीसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, और फिर नियोलिथिक पीरियड। जो पूरा पाषाण और नौ पाषाण, यही 2 बेसिक डिफरेंशिएशन है। नौ पाषाण क्या है? नौ पाषाण कुछ नया कर रहा है इंसान, वो पत्थर वाला जो मानव है, यानी जो अभी तक पत्थर के औजार यूज करता था, या जो इंसान अभी तक पत्थरों के उपकरण यूज करता था, तो उस इंसान ने कुछ नया करना सीख लिया। बेसिक टूल्स तो अभी भी उसके पास पत्थर ही है, लेकिन अभी उसने पत्थरों से आग जलाना सीख लिया है। अभी उसने पत्थरों का उपयोग करके पहिया बनाना सीख लिया है। तो पत्थरों के पहिए उसके पास, पत्थरों का चाक है उसके पास, पत्थरों का चाक पर उसने मिट्टी के बर्तन बनाने सीख लिए हैं। और गुफाओं से निकल करके जो रॉक शेल्टर्स होते थे, शैलाश्रय होते थे, शैलाश्रयों से निकल करके अब उसने घर बनाना सीख लिया है। तो उस पुराने वाले मनुष्य से जो पत्थर यूज करता था, ये नया वाला पत्थर यूज करने वाला मनुष्य अच्छा है। इसलिए एक को पूरा पाषाण कहते हैं, दूसरे को नौ पाषाण, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक कहते हैं। और इस बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड आता है। इस बीच में लगभग 2000 साल का एक ट्रांजिशन आता है, एक संक्रमण की अवस्था आती है कि पूरा से आदमी नियो की ओर बढ़ रहा है, तो ना पूरी तरह से पुराना है ना पूरी तरह से नया है। ये जो बीच का है, दैट इज द मेसोलिथिक पीरियड। तो इस स्टोन एज के हम 3 पार्ट कर लेते हैं। एक पहला पार्ट होता है क्या? पहला भाग होता है पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक
दूसरा होता है मेसोलिथिक और तीसरा होता है नियोलिथिक। अब इसके बाद लगभग 4000 साल या 4000 BC बिफोर क्राइस्ट, 4000 ईस्वी पूर्व तक में आकर के ये पाषाण काल खत्म हो जाता है और इंसान के हाथ में आ जाता है एक नया टूल, एक नया औजार, एक नया मेटल, जिसे हम कहते हैं कॉपर। और कॉपर को ग्रीक में कॉपर को कैल्को कहा जाता है। तो इस तरह से ये हो जाता है कैल्को, कॉपर मीन्स कैल्को। और पत्थर यानी स्टोन अभी भी है, तो ये हो गया कैल्को और स्टोन मतलब लिथिक। तो ये कैल्कोलिथिक पीरियड हो जाता है। ये वो समय है जब मनुष्य ने अपने द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला जो मेटल है, जिसे हम कॉपर कहते हैं। तो कॉपर के औजार भी, पत्थरों के औजारों के साथ साथ अब कॉपर के भी, जैसे कॉपर तांबे की बनी हुई सुई यूज कर रहा है, तांबे का बना हुआ मिरर, तांबे का दर्पण यूज कर रहा है। कॉपर अच्छी धातु, अच्छा मेटल है, बस कॉपर के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि कॉपर हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट होता है कॉपर। तो इसलिए अभी उसके कुदाल नहीं बनाया जा सकता कॉपर का, या कॉपर का फावड़ा नहीं बनाया जा सकता है, कॉपर की गैती नहीं बनाई जा सकती है, कॉपर की खुरचनी नहीं बनाई, पिलर नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन लोटा तो बनाया ही जा सकता है। तो अब वो जो इंसान है, वो इंसान पत्थर के औजार के साथ साथ, यानी पत्थर की कटोरी के साथ साथ, पत्थर की कटोरी के साथ कॉपर की भी कटोरी उपयोग में लाने लगा है। पत्थर के गिलास के साथ साथ अब उससे शायद ज्यादा अच्छा लगने लगा कि वो कॉपर के गिलास में पानी पीता है, तांबे के गिलास में पानी पीता है। तो एक पीरियड ही आ गया कैल्कोलिथिक पीरियड। अब इंसान की अगली चिंता ये थी कि कॉपर को कैसे हाय, अब एलॉय का जमाना आ गया। तो जो नई धातु बनी, मिश्र धातु बनी, उस धातु को हम कहते हैं ब्रॉन्ज। तो इसके बाद जो तीसरा एज आता है, दैट इज द ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज, या इसी ब्रॉन्ज एज को हिंदी में हम कांस्य काल कहते हैं, कांस्य काल, या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हो जाती है 2700 BC से, और ये जो कैल्कोलिथिक एज है, कैल्कोलिथिक एज होता है अपना 4000 BC से लेकर 4000 BC से लेकर के, और लगभग 1500 BC तक, 1500 BC तक, और ये 2700 BC से 1500 BC तक। कहने का मतलब ये हुआ कि कैल्कोलिथिक पीरियड और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये दोनों सिविलाइजेशन पैरेलल रन करती हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर वो पैरेलल एक ही समय में रन कर रहे हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो कैल्कोलिथिक जो पीरियड है, कैल्कोलिथिक पीरियड, कैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन वाज अ रूरल सिविलाइजेशन, यानी जो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। लोग खेती करते थे और खेती से जो प्राप्त उत्पाद होते थे उन्हें बेच करके अपना जो जीवन खर्च चलाते थे, अपनी आजीविका चलाते थे। तो ऐसे गांव में रहने वाले जो लोग, गांव में खेती करने वाले, जानवर पालने वाले जो लोग थे, उन्हें हम ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के लोग कहते हैं, यानी कैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन के लोग कहते हैं। जबकि जो अर्बन एरियाज में रहते थे, नगरीय क्षेत्रों में रहते थे, वो व्यापार किया करते थे, वो कैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन के लोगों से ज्यादा सिविलाइज्ड थे। ऐसे सिविलाइजेशन को उसी के पैरेलल, एक ही समय में, एक ही दौर में, ऐसे सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाश होता है, यानी विनाश होता है। इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाती है। कैसे समाप्त होती है, इस पर अलग अलग जो विचारक हैं, अलग अलग विद्वान हैं, उनकी सबकी अपनी अलग अलग राय है। बट कुछ लोग कहते हैं कि भाई आग लग गई, जो कि मेरे तो गले नहीं उतरती कम से कम, कि इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई, सिंधु घाटी से लेकर के और गोदावरी तक फैली हुई सभ्यता में आग लग जाए, तो नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कोविड जैसी कोई महामारी आई थी जिसने सबको निगल लिया। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भूकंप आया था, भूकंप। कुछ लोग कहते हैं बाढ़ आई थी। अब
पता नहीं यार भाई, कुछ भी हो सकता है, बट मेरा जो अपना ज़्यादा बहुत ऑथेंटिक जो एक कंसेप्शन है वो ये है कि जो वैदिक पीरियड के लोग आर्यंस आए, आर्यंस ने इन सिविलाइजेशन, चाहे वो कैलकोलिथिक सिविलाइजेशन के साइट्स हों और चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हों, उन पर आक्रमण करके या तो उन्हें गुलाम बना लिया या उन्हें मार डाला और ये सिविलाइजेशन खत्म हो गए। और उसी सिविलाइजेशन के खंडहर पर, इंडस वैली और कैलकोलिथिक सिविलाइजेशन के खंडहर पर, उसी की कब्र पर एक नई सिविलाइजेशन पनपी जो पिछली अपने पीछे की सिविलाइजेशन से जो ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा डेवलप थी कई मामलों में। ये सिविलाइजेशन जो थी, इस सिविलाइजेशन को हम वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक कल्चर के नाम से जानते हैं। तो किस मामले में वैदिक कल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन से ज़्यादा एडवांस थी और किस मामले में वैदिक कल्चर वैदिक कल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन से ज़्यादा पिछड़ी हुई थी? तो अगर हम कहें कि जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की बात करें, तो अर्थव्यवस्था की निगाह से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, यानी इकोनॉमिक जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ज़्यादा एडवांस थी। लेकिन कल्चरल, थियोलॉजिकल और जो एकेडमिक, अगर हम ज्ञान की बात करें, अगर हम शिक्षा की बात करें, अगर हम सोशल ऑर्डर की बात करें, सामाजिक व्यवस्था की बात करें, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास जो वेल एडवांस सिस्टम्स थे, उनके पास बेहतरीन ग्रंथ थे। तो यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है नेक्स्ट क्या, वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन को फिर हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक प्री वैदिक जिसे ऋग वैदिक भी कहते हैं और एक पोस्ट वैदिक। प्री वैदिक सिविलाइजेशन का जो टाइम होगा वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का समय प्री वैदिक कहलाता है। और 1000 बीसी यानी 1000 ईस्वी के आसपास में आकर के लोगों को, यानी भारत में रहने वाले आर्यंस को, वैदिक लोगों को लोहे का ज्ञान होता है, लोहे की जानकारी होती है और लोहा उनकी जिंदगी को बदल देता है। लोहा जो है एक पशुपालक जनजाति को लोहा एक किसान बना देती है, खेतिहर बना देती है। और वो जो नोमैडिक हुआ करते थे, जो खाना बदोश हुआ करते थे, वो खेती करने के लिए गांव बसा करके, शहर बसा करके एक परमानेंट सेटलमेंट बना लेते हैं, यानी स्थायी रूप से किसी स्थान पर, किसी जगह पर निवास करने लगते हैं और धीरे धीरे देखते देखते बड़े बड़े साम्राज्य तैयार होने लगते हैं। तो जो वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड का छोटा सा कबीलाई राज्य, यानी जो ट्राइबल स्टेट हुआ करता था, कबीलाई राज्य जिसे जन कहते थे, समय के साथ जैसे जैसे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है, जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, समय के साथ ये राज्य भी बढ़ते हैं और ये महाजनपद में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारा शुरू होता है एक नया हिस्ट्री का, एक नया एज, यानी जिसे हम कहते हैं महाजनपद। ये महाजनपद काल की अगर मैं बात करूं तो लगभग ये 600 बीसी से 600 बीसी से 300 बीसी तक का समय हम इसमें लेते हैं। और इस महाजनपद पीरियड में हम हमारे देश के 16 महाजनपदों की बात करते हैं। 16 महाजनपदों की स्टोरी बताते हैं हम। 16 महाजनपदों की बात करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 7 महाजनपद, 16 में से सबसे अधिक 7 महाजनपद जो थे वो उत्तर प्रदेश में, 3 महाजनपद बिहार में, 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में और 1 महाजनपद महाराष्ट्र में, 1 महाजनपद राजस्थान में और इसके अलावा 2 महाजनपद हमारे देश से बाहर, 1 महाजनपद गांधार महाजनपद और 1 महाजनपद कंबोज महाजनपद। तो ये दोनों महाजनपद हमारे देश से बाहर वर्तमान पाकिस्तान में। तो इस तरह से कुल 16 महाजनपदों में समय के साथ सबसे बड़ा महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनता है मगध का महाजनपद। और मगध के महाजनपद पर 3 राजवंश हम देखते हैं। मौर्यों का वंश स्थापित होने से पहले, मौर्य वंश की स्थापना से पहले हम देखते हैं 3 बड़े राजवंश देखते हैं। तो कौन कौन से 3 बड़े राजवंश हैं? पहला राजवंश है हर्यक राजवंश, हर्यक वंश।
ये हर्यक वंश जिसका शासक होता है बिंबिसार, पहली बार अब हम जा करके इतना लंबा वीडियो बनाने के बाद अभी पहली बार मैं आपसे किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं। अब यहां से हमारा जो हिस्ट्री है, यहां से जो हमारा इतिहास है, हर्यक वंश से हमारा जो इतिहास है वो व्यक्ति विशेष पर केंद्रित होने लगता है भारत का इतिहास। अभी तक हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे थे, किसी व्यक्ति का नाम मैंने नहीं लिया, लेकिन अब व्यक्ति विशेष की बात करते हैं। तो बिंबिसार जो है वो पहला महान शक्तिशाली सम्राट होता है भारत का, और बिंबिसार का बेटा होता है वो भी उतना ही शक्तिशाली, उतना ही पावरफुल, उतना ही टैलेंटेड, नाम है अजातशत्रु। और अजातशत्रु के बाद जो तीसरा उस वंश का तीसरा शक्तिशाली शासक होता है उसका नाम होता है उदयन। तो 3 शासकों के बारे में हम हर्यक वंश में देखते हैं, हालांकि कई और शासक भी हर्यक वंश में हैं। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक होता है नागदशक, और नागदशक की हत्या करके शिशुनाग नागवंश की स्थापना करता है। नागवंश का जो एक महान शासक होता है कालाशोक, जिसका नाम इसलिए याद किया जाता है कि उसके ही समय में द्वितीय बौद्ध संगीति बुलाई जाती है, यानी द्वितीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाता है। नाग दशक यानी नागवंश, दूसरा हर्यक वंश के बाद दूसरा नागवंश, नागवंश के बाद तीसरा वंश आता है तो नंदवंश। नंदवंश का नागवंश के पतन के पश्चात तीसरा वंश नंदवंश होता है, और नंदवंश का संस्थापक होता है महापद्मनंद। महापद्मनंद, और इस वंश का अगर मैं ये बोलूं कि सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे प्रसिद्ध शासक तो गलत होगा। इस वंश का सबसे कुख्यात शासक होता है, इस वंश का सबसे बदनाम शासक होता है। ओके, पहला बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहे हैं जो अपने अच्छे कर्मों के लिए नहीं, अपने बुरे कर्मों के लिए जाना जाता है। उसका नाम होता है धनानंद। तो धनानंद जो होता है नंद वंश का अंतिम शासक होता है, और इस बीच में ऐसा कहा जाता है कि कई 8 से 10 शासक नंद वंश के शासन करते हैं। नंद वंश के 8 से 10 शासकों का शासन चलता है, बट उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो अच्छा है पुराणों से हमें थोड़ी से नंद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, वरना नंद वंश के बारे में हमें और कहीं से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो नंद वंश के बारे में जानने का हमारा एकमात्र स्रोत होता है हमारे पुराण। तो नंद वंश के पतन के पश्चात मौर्य वंश का आरंभ होता है। अब यहाँ थोड़ी एक बात और बताऊंगा मैं आपको कि बिंबिसार के शासनकाल में, जब बिंबिसार शासन कर रहा होता है लगभग 500 ईस्वी पूर्व या 550 ईस्वी पूर्व, 550 बीसी में, हर्यक वंश का शासन, हर्यक वंश का जो राजा होता है, हर्यक वंश का सम्राट होता है बिंबिसार, जब भारत पर उसका शासन चल रहा होता है, तो भारत का जो पश्चिमोत्तर भाग है, पश्चिमोत्तर मतलब आज का अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर, इस पश्चिमोत्तर भाग पर एक जो पार्थियन यानी एक ईरानियन शासक साइरस अटैक करता है। साइरस का आक्रमण होता है, साइरस। ओके, साइरस के बाद फिर दूसरा इस वंश का शासक होता है जिसका नाम होता है डेरियस। ये डेरियस तो इतना महान होता है कि लोग इसे आज तक इसकी उपाधि देते हैं, कहते हैं दारा सिंह हो गए हो क्या। तो डेरियस को हमारे यहाँ लोग दारा कहते हैं, कहते तुम दारा हो गए हो क्या, कि हर समय तुम्हारी ही चलेगी। तो साइरस और साइरस के बाद डेरियस, ये 2 इस वंश के महान शासक होते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये भारत पर शासन नहीं करते हैं, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्र जैसे तक्षशिला हो गया, कंबोज हो गया, इन क्षेत्रों पर ये अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। और जब सिकंदर का आगमन होता है ना, जब 326 बीसी में, 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर हिंदू कुश को क्रॉस करके भारत पहुंचता है, तो सिकंदर यानी ग्रीक, यूनानी आक्रमण के साथ ही ये वंश का पतन हो जाता है, ये वंश नष्ट हो जाता है, और ये वंश वापस ईरान अपनी जो इनकी जन्मभूमि होती वहीं चले जाते हैं। और इसके बाद फिर सिकंदर अलेक्जेंडर का आगमन होता है। तो सिकंदर का जो आक्रमण होता है नंद वंश की
जो नंद वंश का अंतिम समय चल रहा होता है, लगभग उसी समय में सिकंदर का भारत पर आक्रमण या सिकंदर का भारत पर अटैक होता है, यानी मौर्यों के आगमन से पहले। और यहाँ भी वही बात है, आपने सुना होगा सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान ने, ग्रीक लोग झेलम नदी को हाइडास्पीस नदी कहते हैं। इसी हाइडास्पीस नदी के किनारे पर अलेक्जेंडर का आमना सामना, सिकंदर का आमना सामना पौरुष से होता है, और जिसमें वो पौरुष को युद्ध में हरा देता है और पौरुष को बंदी बनाकर सिकंदर के दरबार में प्रस्तुत किया जाता है। तब सिकंदर पौरुष से पूछता है कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। ऐसे समय में पौरुष, एक वीर योद्धा पौरुष सीना तान के खड़ा हो जाता है सिकंदर के सामने और क्या कहता है, मेरे साथ वही सुलूक किया जाए जो एक देश का राजा दूसरे देश के शासक के साथ करता है, दूसरे देश के राजा के साथ करता है। और उसका डेयरिंग देख करके, उसका साहस देख करके इतना प्रसन्न होता है, इतना खुश होता है सिकंदर कि वो कहता है जाओ तुम्हें जीवन दान दिया। तो पौरुष के साथ हुए इस घटनाक्रम के बाद अलेक्जेंडर वापस चिनाब की ओर यानी दक्षिण दिशा में यानी मेन मुख्य इंडिया की तरफ, नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ता है। लेकिन उसकी सेना काफ़ी लंबे समय से विजय अभियान पर होने के कारण वो थक जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि भैया सिकंदर वापस चलो, अपन फिर से मैसिडोनिया चलना है। सिकंदर को भी घर से निकले हुए बहुत समय हो जाता है और कहाँ है मैसिडोनिया, ग्रीक में, और वहाँ से भारत तक एक लंबा क्षेत्र उसने जीत लिया। ऐसा समझ लीजिए आप, ऐसा समझ सकते हैं कि उसने आधा धरती जीत ली है। इस धरती का आधा हिस्सा उसने जीत लिया है। तो कहता है फेज 2 चलाऊंगा इसके बाद। ओके, तो पहली फर्स्ट इनिंग कंप्लीट, और इस तरह से सिकंदर वापस जाता है। लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। सिकंदर अपने घर मैसिडोनिया या मकदूनिया जिसको कहते हैं हिंदी, मकदूनिया नहीं पहुंच पाता और रास्ते में ही एक आज का देश है इराक, और इराक की कैपिटल है बगदाद। तो इराक की कैपिटल बगदाद के पास में है एक शहर है बेबीलोन। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, बीमारी के कारण, लंबी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और कहते हैं विश्व विजेता को अपनी धरती पर, जो दुनिया जीतने निकला था ना, उसको उसकी ही धरती पर 2 गज जमीन नसीब नहीं होती और उसे बेबीलोन में ही दफना दिया जाता है। और बेबीलोन में दफनाए जाने के बाद फिर क्या होता है, फिर उसका जो साम्राज्य होता है, उस साम्राज्य में एक नया वंश, उसी के ही सेनापति सेल्यूकस निकेटर के द्वारा एक नया राजवंश कायम किया जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अब एक नया राजवंश आ जाता है। क्या? सिकंदर की मृत्यु के बाद एक नया राजवंश आ जाता है जिसे हम सेलूसिडियन डायनेस्टी कहते हैं या सेल्यूकस वंश के नाम से जानते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, इसी समय में अब हम वापस सेलूसिडियन डायनेस्टी पर फिर बाद में आएंगे। अभी वापस चलते हैं, मौर्य वंश की स्थापना होती है लगभग 300 BC, 300 ईस्वी पूर्व में मगध में मौर्य वंश की स्थापना होती है और मौर्य वंश का संस्थापक बनता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य, या जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, आचार्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, अपने गुरु की सहायता से एक अखंड भारत का निर्माण करता है। एक अखंड भारत का निर्माण करने वाला चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर को भी पराजित करता है और सेल्यूकस निकेटर को पराजित करके हिंदुकुश के उस पार खदेड़ देता है। बाद में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच में एक मैत्री हो जाती है, एक संधि हो जाती है और उस संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर जो है अपनी बेटी का विवाह, सेल्यूकस निकेटर, उस संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता है और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक राजदूत मेगास्थनीज भेजता है और इसके साथ 5000 हाथियों वाली एक सेना चंद्रगुप्त मौर्य को गिफ्ट करता है, जो शायद चंद्रगुप्त मौर्य के अखंड भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी यानी मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठता है।
बिंदुसार के बारे में सिर्फ ये कहा जा सकता है कि बिंदुसार भारत के पड़ोस में, ईरान में, मिस्र में, सीरिया में जो भी ग्रीक रूलर्स होते हैं, यूनानी शासक शासन कर रहे होते हैं, उन यूनानी शासकों के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखता है। तो बिंदुसार को जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी के लिए याद किया जाता है, उसकी विदेश नीति के लिए, उसकी बेहतरीन विदेश नीति के लिए याद किया जाता है। और दूसरी एक बात है कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से होता है। आजीवक का संप्रदाय एक संप्रदाय है जिसकी स्थापना या जिसके संस्थापक मखाली गोसाल कहलाते हैं। जैसे बौद्ध संप्रदाय है, जैसे जैन संप्रदाय है, जैसे सिख संप्रदाय है, जैसे हिंदू संप्रदाय है, जैसे मुस्लिम संप्रदाय है, वैसे एक आजीवक संप्रदाय है। जहाँ तक मेरा मानना है कि आज शायद कोई एक व्यक्ति हो जो इस संप्रदाय में यकीन रखता हो या इस संप्रदाय का अनुसरण करता हो। तो बट इससे क्या फर्क पड़ता है, संप्रदाय तो है, एक विचार तो है, एक विचारधारा तो है। तो आजीवक संप्रदाय का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आजीवक संप्रदाय की जो बेसिक विचारधारा है, वो विचारधारा यही है जिसे हम भाग्यवाद कहते हैं। तो आजीवक संप्रदाय की जो बेसिक विचारधारा है उसे हम भाग्यवाद के नाम से जानते हैं। भाग्यवाद या फैटलिज्म कहा जाता है। मतलब एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब होता है कि आजीवक संप्रदाय मानता है कि वही जो राम रचि राखा का कर सकें बड़ावन भाखा। भैया जो राम ने रचा हुआ है, जो विधाता ने रचा हुआ है वही होगा, अपने करने से कुछ नहीं होता है, तो बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए ना, ऐसा मानता है आजीवक संप्रदाय यानी मक्खा। इससे जुड़ी हुई एक बात और बता दूं मैं आपको कि आजीवक संप्रदाय के जो समर्थक थे उनको संरक्षण देने के लिए बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक ने में एक गुफा दान की, जिस गुफा को हम सप्तऋषि गुफा या लोमस ऋषि गुफा या बाराबर केव भी कहते हैं, बाराबर की गुफा भी कहते हैं। तो बाराबर केव ऐसी केव्स हैं, बाराबर की गुफाएं ऐसी गुफाएं हैं बिहार में, गया के पड़ोस में, गया से कुछ लगभग 40 मील दूर स्थित है। तो बाराबर की गुफाओं के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि बाराबर की गुफाएं ऐसी गुफाएं हैं जो जिनमें सबसे प्राचीन इंस्क्रिप्शन मिलता है। मतलब भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख हमें बाराबर की गुफाओं से प्राप्त होता है। ध्यान रखना इस बात का। देखिए, पेंटिंग एक अलग चीज है। भारत की गुफाओं में सबसे प्राचीन पेंटिंग भीमबेटका की गुफाओं में मिलती है। सबसे प्राचीन गुफाएं, सबसे प्राचीन शैलाश्रय, ऐसी गुफाएं जिनका उपयोग मनुष्य ने नहीं किया, ऐसी सबसे प्राचीन गुफाएं भीमबेटका की गुफाएं हैं, आदमगढ़ की गुफाएं हैं। लेकिन अगर हम कहें कि ऐसी कोई गुफा बताइए, भारत की सबसे प्राचीन ऐसी गुफा बताइए जिसमें इंसान के द्वारा कुछ लिखा गया, जिसमें इंसान के द्वारा कुछ उकेरा गया, यानी अभिलिखित किया गया, तो ऐसी सबसे प्राचीन अभिलेखित गुफा बाराबर केव से है। तो बिंदुसार के बाद लगभग 10 शासकों ने शासन किया मौर्य वंश में, और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। बृहद्रथ को मार करके उन्हीं का सेनापति, एक ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग 185 ईस्वी पूर्व की बात है। पुष्यमित्र शुंग जो कि विदिशा का रहने वाला था, पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना करता है और अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी वेशनगर बनाता है। अब ये जो पीरियड शुरू होता है 185 बीसी से 185 ईस्वी पूर्व से, ये जो समय शुरू होता है, इस समय को हम, इस पीरियड को हम पोस्ट मौर्यन पीरियड कहते हैं, मौर्योत्तर काल कहते हैं। तो मौर्योत्तर काल में थोड़ी खिचड़ी हो जाती है। मौर्योत्तर काल में चीज़ें जो होती हैं वो बहुत आसान नहीं रह जाती हैं समझनी। फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में मौर्यों के पतन के बाद पूरे देश में कई छोटी छोटी ताकतें जन्म लेती हैं, और उन ताकतों में कुछ तो विदेशी ताकतें होती हैं और कुछ हमारी देसी ताकतें होती हैं। कुछ देसी राजे रजवाड़े होते हैं, राजवंश होते हैं, और कुछ विदेशी आक्रमणकारी होते हैं।
तो विदेशी आक्रमणकारी होते हैं, उनका सारा जोर जो होता है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर होता है, पश्चिमोत्तर भारत पर होता है। तो यहाँ ये साइन बना दे रहा हूँ, इसको समझना आप, नॉर्थ वेस्ट। और देसी ताकत तो देश के अंदरूनी हिस्सों में शासन करेंगे ही। तो पहले मैं विदेशियों की बात करता हूँ। तो विदेशी सबसे पहले मौर्यों के कमजोर होने के बाद जो सबसे पहले विदेशी आते हैं हमारे देश पर, आक्रमण करते हैं, वो होते हैं इंडो ग्रीक कौन है? इंडो ग्रीक वही है सेल्यूकस की डायनेस्टी वाले लोग, जिनको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंदुकुश के पीछे खदेड़ दिया था। और उन्होंने बैक्ट्रिया, जो कि अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर के समीप में स्थित है, बैक्ट्रिया को अपनी राजधानी बनाया। इन इंडो ग्रीक को बैक्ट्रियंस भी कहते हैं। इन इंडो ग्रीक को क्या कहते हैं? इन इंडो ग्रीक को बैक्ट्रियंस भी कहते हैं। और ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में, पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र में, जैसे गांधार हो गया, जैसे तक्षशिला हो गया, जैसे पेशावर, पुरुषपुर हो गया, इस क्षेत्रों में ये एक लंबे समय तक शासन करते हैं बैक्ट्रियंस। इससे यहाँ ग्रीक संस्कृति, जिसे हम हेलेनिस्टिक कल्चर भी कहते हैं, ग्रीक संस्कृति या हेलेनिस्टिक कल्चर डेवलप होती है। और वो कल्चर, हेलेनिस्टिक कल्चर, इंडियन कल्चर से मिक्स होती है, भारतीय संस्कृति से मिक्सअप होता है उसका, और इस तरह से एक नया कल्चर बनता है जिसे हम इंडो ग्रीक कल्चर कहते हैं, जिसका प्रभाव चाहे खान पान हो, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे पेंटिंग हो, हर जगह देखी जा सकती है। इंडो ग्रीक्स या बैक्ट्रियन रूलर्स में सबसे जो शक्तिशाली शासक जिसका नाम लिया जा सकता है, सबसे शक्तिशाली शासक होता है मिलिंद, जिसे ग्रीक भाषा में मिनांडर कहते हैं। तो मिनांडर या मिलिंद एक ऐसा शासक है जो शक्तिशाली शासक होने के साथ साथ महान शासक भी है। और मिनांडर या मिलिंद जो होता है वो बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित होता है। और बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध संत नागसेन, या जिन्हें हम नागार्जुन कहते हैं, नागार्जुन से वो दीक्षा प्राप्त करता है। और इस दौरान वो नागार्जुन से कुछ मिलिंद द्वारा पूछे गए प्रश्न और नागार्जुन द्वारा दिए गए उत्तर का जो संग्रह है, उस संग्रह को हम मिलिंद पन्हो कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम अपने इस क्लास को जारी रखेंगे। अब जारी सिर्फ एक ही शर्त पर रखेंगे आगे, जब आप कमेंट करेंगे कि यह, कमेंट बॉक्स में नीचे आप अगर कमेंट करेंगे कि यह वीडियो जो है आपका हमारे लिए, यह क्लास आपका हमारे लिए लाभदायक रहा, सर प्लीज़ इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कीजिए। तो अगर आपका रिक्वेस्ट आएगा तो अपलोड करेंगे, नहीं तो नहीं अपलोड